नोट्सबुक आईएएस, आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इसरो से रिगार्डिंग, है ना। अब क्यों ये बात करने वाला है, क्योंकि पिछले वर्ष आपने देखा 2024 के अंत में, 2024 के अंत मतलब दिसंबर में, लगभग 31 दिसंबर के आसपास जो है आपको दिखाई दिया कि इसरो का 100वां जो है लॉन्चिंग वो सफल हुआ था, है ना। और उसी में आपको दिखाई दिया होगा कि दिसंबर 31 2024 के आसपास जो है स्पेसएक्स मिशन जो है लॉन्च किया गया था। एक तरह से वह अंग था, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रयोग किया जा रहा था। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा था? जो भारत जो है अपना बेस बनाना चाहता है जो अंतरिक्ष में, है ना, उससे रिलेटेड, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल जो सैटेलाइट स्टेशन है ना, अंतरिक्ष जो स्टेशन है, वैसे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए जो है ये सारे प्रयोग, डॉकिंग का प्रयोग किया जा रहा था। तो स्पेसएक्स मिशन आपको दिखाई दिया। स्पेसएक्स मिशन जो है क्या किया जा रहा था, किया गया था, लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। अब हाल ही में इस वर्ष के अंत में आपको दिखाई दिया ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामक जो है यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक ना। और कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, इसका काम क्या है, ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि भारत के लिए कैसे इस समय, यानी यह जो समय चल रहा है उस समय भारत के लिए कैसे एक तरह से टेक्नोलॉजी में, एआई में, इन सभी चीजों में कैसे एक अवसर बन के अब भारत के पास आ रहा है। अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम ही है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, यह अमेरिका का सैटेलाइट है ना। अमेरिका की निजी कंपनी है एटीएस करके, वो उसकी सैटेलाइट है और उसकी सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो का एक व्हीकल है जिसका नाम है LVM-3M6, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप बोलेंगे कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो क्यों बता रहा है ना। तो इसका कारण है बताने का, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान मिशन भी जाना है कब, 2028-29 में, है ना। किसके मदद से? जैक्सा की मदद से। और भारत का इसरो जो है यह कोलैबोरेट करके मुख्य रूप से काम करेंगे। फिर आपको दिखाई देगा कि उसके बाद से गगनयान मिशन भी जाना है 2028 में। गगनयान मिशन में जो एक तरह से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें आपको दिखाई दिया अभी कुछ समय पहले एक्सियोम जो 4 मिशन था, जिसमें फाल्कन 9 रॉकेट से गए हुए थे आपके शुभांशु शुक्ला, वह एक तरह से इसी के अंग है, इसी के हिस्से है, मतलब इसी मिशन के, गगनयान मिशन के ही वो हिस्से हैं। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए, है ना। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी हम लोगों को हो तो ये आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। तो 15 अगस्त मतलब अगस्त में, थोड़ा सा ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस ये याद है 1969। थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि डेट क्या है इसका, 15 या 14 है, ठीक है। तो यह आपके इंपॉर्टेंट के लिए, यहाँ मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इवन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं यूपीएससी के द्वारा साइंस एंड टेक में। और साइंस एंड टेक का यह जो पार्ट है सैटेलाइट लॉन्चिंग वाला, खासकर सैटेलाइट वाला, ये बहुत जो है यूपीएससी के लिए या कोई भी सिविल सर्विस जो एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज की, वहां पे सबसे ज्यादा लाइक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि दिन प्रतिदिन आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से दिखाई दे, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि दिन प्रतिदिन एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। वह क्या चीज दिखाई दे रहा होगा? कि जो भारत का इसरो है, इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो मुख्य रूप से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से क्या करता है, मतलब मुख्य रूप से प्रक्षेपण का काम करता है, ठीक ना। अब कोई जो रॉकेट है उसको प्रक्षेपित कैसे किया जा सकता है? तो उसको प्रक्षेपित करने के लिए जो यान होता है, रॉकेट यान होता है, उसको प्रक्षेपित करने के लिए कम से कम जो वेग होना चाहिए उसका, वह वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतना वेग उसका नहीं है तो उसको आसानी से प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। क्यों आप कहेंगे कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही वेग? क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, यह कौन सा वेग है? यह प्लायन वेग है। कौन सा वेग है? प्लायन वेग है। पलायन वेग है। तो पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से किसी वस्तु को अगर फेंका जाता है तो वह वस्तु, यानी उस वस्तु पर ग्रेविटी
ग्रेविटी नहीं लगती है, अर्थात ये हुआ कि उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण आपको नहीं लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक ना। अन्यथा गुरुत्वाकर्षण लग जाएगा तो फिर क्या होगा, तो पृथ्वी के जिस कक्ष से इसको छोड़ा जा रहा है वहां पे फिर यह अपने अंदर प्रयास करेगा लेके आने के लिए, बाहर नहीं छोड़ने देगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का जहां बल शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं लगता है, वहां पे यह इसको छोड़ा जाता है ना। अब पृथ्वी के आप जहां जहां भी देखेंगे जो सैटेलाइट लॉन्चिंग जो मुख्य रूप से एरिया है वह कहाँ पे बनाए गए हैं, तो आपको दिखाई देगा। ये अगर पृथ्वी इसको मानते हैं तो पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, 0 अंश के अक्षांशीय जो क्षेत्र है, इसी के आसपास आपको दिखाई देगा कहीं भी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, मतलब मुख्य रूप से ज्यादा स्टेशन आपको दिखाई देंगे इसी के आसपास दिखाई देंगे। पूरे वर्ल्ड की मैं बात बोल रहा हूँ, इवन यूएसए की भी मैं बात बोल रहा हूँ, है ना। क्यों है, कारण क्या है? कारण ये है कि आपने पढ़ा होगा भूगोल में कि यह कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा पर ग्रेविटी कितनी होती है? ग्रेविटी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये आपका पोल है दोनों, और ये क्या है, विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ आपको दिखाई देगी, ध्रुवों पे दिखाई देगी। अब ध्रुवों पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी क्यों दिखाई देती है? कारण क्या है, ठंडी हवाएं वहां पे है, टेम्परेचर कम है, जिसके कारण आपको दिखाई देगा पृथ्वी का घूर्णन हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया या और चुंबकत्व हो गया, इस सभी चीजों को मिला के आपको दिखाई देगा कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, ध्रुवों पे होगी, है ना। यह एग्जैक्ट है। लेकिन सबसे कम जो ग्रेविटी होगी अथवा ना के बराबर ग्रेविटी जो होती है वह कहां पे पाई जाती है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, विषुवतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यही कारण है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है अथवा विषुवतीय रेखीय जो क्षेत्र है वहां से ही सैटेलाइट लॉन्च करना आसान होता है, और सभी देशों के सैटेलाइट लॉन्चिंग जो सेंटर हैं आपको इसी के इर्द गिर्द दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल कम लगेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल अगर कम लगेगा तो बात क्या आ जाएगी, बात ये आ जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण बल कम लगने के कारण जो फ्यूल होगा उसका खर्च जो है वो क्या होगा, वह बच जाएगा, वह जो होगा बच जाएगा। तो आगे की जो दूरी है उसको तय करने में इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। और 11.2 किलोमीटर का प्रति सेकंड का जो वेग है वो कौन सा वेग है, प्लान वेग है। ये तो वेग होना चाहिए, नहीं तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो है अगर पूछा जाए कि मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या है बताइए। अगर पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक यानी कैपिटल जी का मात्रक क्या है, तो आपको ये पता होगा कि m/r², है ना। अर्थात आपने पढ़ा होगा, जब ग्रेविटेशनल आप पढ़े होंगे तो F बराबर क्या होता है, G/m/r² होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। और उसमें अगर हमने बताया F/r² और बटे mm, यह किसका होता है, G का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का। और गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हैं। इसका मात्रक होता है, अभी आप लोगों में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि इस गुरुत्वाकर्षण बल है, अच्छा बल है, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन गलत हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खासकर वनडे एग्जाम्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और आर मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और प्रति, यहाँ m मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम का किलोग्राम से अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, किग्रा स्क्वायर, किग्रा स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा, किग्रा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज कंफर्म है। तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इसका मान 6.678 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, थोड़ा सा ये सभी फैक्ट विलियम से रिलेटेड फैक्ट मैं बता रहा हूं। अब दो तरह की क्लासेस आपको दिखाई देंगे,
एक दो इसके ऑर्बिट कक्षा है, जैसे अगर पृथ्वी, या पृथ्वी हमारा ग्रह है ना। अब इसमें देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरह, एक तो पृथ्वी, यह मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना। तो अक्ष पे झुकी हुई है, यह अक्ष पे या ध्रुवों पे घूमती है, मतलब धुरी पे अपने घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एक तो ये घुमाव हो गया इसका। और एक घुमाव आपने देखा होगा, जो एक घुमाव है पृथ्वी का, वह ये होगा कि यह पूरा इसका क्लास है ना। यह पूरा कैसा क्या है, क्लास है, मतलब ऑर्बिट आप कह सकते हैं, ऑर्बिट है, मतलब एक पथ है जिसको कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। अब ये कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार। इस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पे ही आपको पता चलेगा कि यह पृथ्वी जो है हमारी, वह क्या करती है, वह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो कभी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ पे दिखाई देगी, है ना। ऐसे होगा। तो यह जो दिखाई दे रही है पृथ्वी घूर्णन कर रही है, मतलब घूर्णन तो एक तो अक्ष पे कर रही थी, मतलब एक अपने धुरी पे घूम रही थी, ऐसे अपने धुरी पे 360 अंश, और एक पूरा इसका परिक्रमण कर रही थी, किसका, सूर्य का, एक ऑर्बिट के साथ, एक ऑर्बिट का मतलब एक कक्ष के साथ, दीर्घवृत्ताकार कक्ष के साथ, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दिया तो यह कौन सा कक्ष हो गया, यह ऑर्बिट वाला हो गया, और ये अपने धुरी पे, तो ये कौन सा परिक्रमण काल हो गया, जो मुख्य रूप से 365 या 366 दिन में पृथ्वी क्या करती है, पूरा करने का काम करती है। एग्जैक्ट पता है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह से उपग्रह ये लॉन्च किए जाते हैं, वो तो मैंने बता दिया कैसे लॉन्च किया जाता है। तो दो क्लासेस होगी, एक तो इसकी क्लास होगी, इसकी क्लास मतलब ये जो पृथ्वी अपने धुरी पे नाच रही है, तो इसके ऑर्बिट होंगे कि नहीं होंगे, इसके खुद के ऑर्बिट होंगे। तो इसके खुद के ऑर्बिट होंगे, जिसके जैसे ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया, तो यह जितने तेज से घूम रही है उतना ही तेज से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। ये हो गया। दूसरा हो गया इसके बाहर, इसके पास, इसके रास्ते पे ही इसको क्या कर दिया गया, लगा दिया गया सैटेलाइट को। अब पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है, वैसे वैसे ऊपर ऊपर ये भी घूमता हुआ इसके साथ साथ चला आ रहा है ना। तो दो तरह से लॉन्च होते हैं। अब देखिए कुछ तरह से इसरो में अगर आपको मैं बताऊं, तो इसरो की स्थापना भी मैंने बताया 1969 में हुआ था, अगस्त 1969 में। अब इसरो का मुख्य कार्यालय जो है वह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कहाँ पे है, और इसका जो भी वैज्ञानिक होता है, या इसरो जो होता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री भी इसके अध्यक्ष होता है ना। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी आपको दिखाई देगा, एक अलग तरह से मंत्रालय बनाया गया है। अब इसमें कुछ समय पहले आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट जो है एफडीआई की अनुमति दे दिया था, है ना। एफडीआई की अनुमति देने के कारण आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज जो है इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है। अब इससे क्या हुआ, तो प्राइवेट एंटिटीज जब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो सीधे सीधे क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वह क्या होगी, मजबूत होगी। मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वह मजबूत होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और दूसरा क्या काम होगा, दूसरा आपको दिखाई देगा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का पर्सनल इनकम भी आपको दिखाई देगा कि इनकम भी लोगों का बढ़ेगा। अब ये सभी ऑन द होल पे जाके क्या करेंगे, जीडीपी ग्रोथ में काम करेंगे। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि सैटेलाइट लॉन्च करने का जो काम है इसरो के द्वारा, यह इसरो क्या करता था, सैटेलाइट को बनाता भी था, इंजन को भी बनाता था, फिर लॉन्च करता था। तो इसमें लगने वाला टाइम ड्यूरेशन था, जो टाइम ड्यूरेशन था वह लाजमी है कि टाइम ड्यूरेशन अधिक हो जाएगा। जब किसी एक ही निकाय को किसी एक ही संस्था को सभी कार्य सौंपे गए हैं तो टाइम यहाँ पे लगना लाजमी है ज्यादा। लेकिन वही चीज अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें मतलब अगर एंट्री दे दी गई तो क्या करेगा, इसका काम है लॉन्चिंग करना और जांच करना। अब ये क्या करेगा प्राइवेट वाला, यह अच्छे से जितने भी प्राइवेट एंटिटीज होंगे वह कंपटीशन के अनुसार, जब दो या दो से अधिक प्राइवेट एंटिटीज रहेंगे तो कंपटीशन के अनुसार एक तो अच्छे वस्तुओं का उत्पाद करेंगे। क्यों अच्छे वस्तुओं का उत्पाद करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा तो फिर उसकी मांग कम हो जाएगी, फिर उसकी कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाले में रिस्क होता है। तो इसलिए अपने जानबूझकर तो ये खराब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी आपको सही दिखाई देगा, जैसे आपने दिखाई दिया आपको यूएसए में जो नासा तो है, लेकिन आपको दिखाई दिया कि वहां पे एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, और उसका रॉकेट है फॉल्कन 9। कौन सा, फॉल्कन 9 आपको दिखाई देगा, ठीक ना।
तो इस तरह से आपको दिखाई दिया कि यह प्राइवेट एंटिटीज का जब एक से अधिक प्राइवेट एंटिटीज होंगे तो उनमें कंपटीशन होगा, क्वालिटी में भी आपको दिखाई देगा, गुणवत्ता में भी सुधार आएगी। और गुणवत्ता में सुधार होने से जो है मिशन फेल होने के चांसेस भी कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो बॉडी है, यह इसको केवल एक काम रहेगा, लॉन्च करना और रिसर्च करना। क्या करना? रिसर्च करना। तो इसके ऊपर जो है ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। तो जब बोझ कम रहेगा तो आसानी से ये एक वर्ष में या वर्षों में बहुत सारी जो है सैटेलाइट वह लॉन्च करेगी। अब लॉन्च करेगी सैटेलाइट तो क्या फायदा है? तो प्राइवेट एंटिटी से तो आपने देखा कि फायदा कैसे हुआ। दूसरा इससे फायदा ये है कि आपको दिखाई देगा कि अन्य देशों से इन्वेस्टमेंट आएंगे आपके देश में। दूसरा तीसरा चीज ये हो गया कि अन्य देशों से जो सैटेलाइट है, जैसे छोटे छोटे जो महाद्वीपीय देश हैं या छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, सॉरी, या छोटे छोटे आपको दिखाई देगा और भी कंटिनेंट में कुछ और देश हैं, है ना, वो उनको उनके द्वारा आपके वहां क्या आएगा, सीधे सीधे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ऑफर आएगा। आप आसानी से क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले इसरो ने लॉन्च किया था, अन्य देश की जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था। या अभी आपने देखा यह जो ब्लू बर्ड करके है, ब्लू बर्ड 2 करके जो सैटेलाइट है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी भारत का नहीं है, यह इसरो का नहीं है। यह किसका है? यह आपको दिखाई देगा यूएसए का एक एटीएस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसका सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? इसका सैटेलाइट है ना। तो इसके कारण आपको दिखाई देगा कि मुख्य रूप से इसमें, अब इसमें थोड़ा सा कंसर्न क्या है? कंसर्न क्या है? क्यों भारत में इतने प्राइवेट एंटिटीज नहीं है? उसका कारण है कि इसमें जोखिम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होता है, और रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का मुख्य रूप से काम नहीं करता है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अलग अलग सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती है, प्रदान करनी चाहिए, जिसका और जो बजट है उसमें भी इसका अलॉट मुख्य रूप से कहा जाए तो इसका मुख्य रूप से भार बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक किसकी है? स्पेस एक्स की है। अब मतलब वो उसी का है, पगला हुआ का। अब वो भारत में भी कह दिया लॉन्च करने के लिए, लॉन्च कर दिया है पहले। ऐसे भारत की भी बहुत सारी, जैसे जियो है, या और भी एयरटेल कंपनियां हैं, हालांकि एयरटेल तो भारत की नहीं है, लेकिन जो जियो है भारत की कंपनी है, वो भी तो अपना सैटेलाइट बना के इसरो के द्वारा लॉन्च करवा के वो कार्य कर सकती थी। लेकिन उसने क्या किया? स्टारलिंक से ही अपना जो है उसमें एफडीआई करके अपना हिस्सा खरीदना शुरू कर दिया। तो वहां से रिसर्च क्या होगा? तो मोनोपोलीज क्रिएट हो गई। अब यह भी अगर ऐसे यहाँ पे करते तो मोनोपोलीज क्रिएट नहीं होता ना। तो ये सारी कंसर्न है, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि इसका बेनिफिट लंबे समय के बाद मिलता है। तो ये भी एक कंसर्न है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है आपको दिखाई देगा कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, जिसके कारण इसको बढ़ावा मिलेगा। अभी यहाँ मुख्य रूप से इस जो इसरो है, इसके सैटेलाइट लॉन्च करने से क्या क्या फायदे मिलेंगे यह मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके बाद से तीसरा चीज अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो तीसरा चीज क्या है? यह फैक्ट है जो अभी आप देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा विश्व में अगर आपको दिखाई देगा किसके पास, एक यूएसए के पास, एक रसिया के पास, एक यूरोपियन यूनियन के पास, और एक भारत के पास। देखिए भारत उस श्रेणी में आ गया ना। एक समय मजाक उड़ाया जाता था कि ये साइकिल पर चलने वाले लोग हैं, एक टायर बैलों का प्रयोग करने वाले लोग हैं, यह क्या जानते हैं चांद कैसे होता है? तो केवल चांद को चंद मामा तक ही जानते हैं। लेकिन यह वह अवधारणा इसरो कितना बाद में बना, 1969 में, और आज जो है मतलब 2024 के लास्ट में उसने शतक अपना पूरा कर दिया और इतने बड़ी बड़ी अचीवमेंट और सफलता हासिल की, है ना। तो भारत के लिए भी एक तरह से भारत का लागत भी देखिए कम हो गया। कैसे लागत कम हो गया? कि वही सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए भारत को यूएसए या अन्य देशों का सहारा लेना पड़ता, लेकिन अब देखिए खुद भारत के पास है। तो भारत में और देशों का जो है वह इन्वेस्टमेंट आएगा कि हाँ नहीं, आप हमारे सैटेलाइट को, इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दीजिए, और सारी कंपनियों का ऑफर आएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका पॉजिटिव जो है इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, है ना। तो इंडिया जो है इन सभी के पास जो है रॉकेट जो है हैवी हैवी है, हैवी हैवी रॉकेट। जैसे यूएसए के पास जो है प्राइवेट में अगर देखेंगे स्टार उसका है क्या, किसका है? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स का कौन सा है? फाल्कन 9, फाल्कन 9 करके है, सबसे हैवी है। रसिया का भी है। यूरोपियन यूनियन का आप देखेंगे तो एरियन 5 हो गया, एरियन 6 हो गया। या इसके पास जो है बड़े बड़े जो है सैटेलाइट लॉन्च करने वाले क्या है, वाहन है, व्हीकल्स हैं, रॉकेट हैं, जिसके द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करता है। और भारत के पास क्या क्या है? तो भारत के पास पहले से, अगर आपको दिखाई देगा, आप समझे होंगे, तो इंडिया के पास पहले से ही सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पहले क्या था? पीएसएलवी था, और क्या था? जीएसएलवी था। अब आप बोलेंगे जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है? तो पीएसएलवी जो था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। क्या है?
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय क्षेत्रों वाला, ठीक ना। और ये क्या है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो जीएसएलवी है। तो इसका डेवलपमेंट जो हुआ, इसका डेवलप्ड रूप आपको दिखाई दिया, जीएसएलवी MK3 ये आपको दिखाई दिया। अब नया जनरेशन का नया जो है आपको दिखाई देगा व्हीकल जो इसमें प्रयोग किया गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एल्वियम M3, है ना, एल्वियम सॉरी, इसका जो नाम है, इसका नाम है एल्वियम 3M6, है ना। अब यह इसी वर्ष 2025 में अगर आपको दिखाई देगा कि 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, ठीक ना, एक EOS करके है और एक ब्लूबर्ड, ये जो अभी दिखाई दे रहा है, ये 2 सैटेलाइट जो है स्वतंत्रता पूर्वक ही लॉन्च कर दिया है आसानी से, है ना। अब इससे क्या हुआ, एल्वियम 3 सबसे ज्यादा, यानी सब इसमें देखेंगे तो आपको अर्ध क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक इंजन आपको दिखाई देंगे। अब क्रायोजेनिक इंजन और अर्ध क्रायोजेनिक इंजन क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स आप लोग कर लीजिएगा, है ना। इसमें आपको दिखाई देगा एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जो होगा फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। इस इंजन का प्रयोग करने से ये होता है, इसमें जो इंजन लगा हुआ है एल्बियम 3 में, मार्क 6 है इसका, M5 में इसका यूएस का प्रयोग किया गया था। तो एल्बियम 3 याद रखिएगा, इसमें जो इंजन लगा हुआ है वह इंजन में जो मुख्य रूप से जो फ्यूल्स भरे जाते हैं वो फ्यूल्स कम मात्रा में भरे जाते हैं। कम मात्रा में भरे जाने के कारण गैस के रूप में भरे जाने के कारण उसका वजन जो है और ज्यादा वजन के सैटेलाइट ले जाने में यह सक्षम है। तो ब्लू बर्ड करके ब्लू बर्ड 2 करके जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, इस व्हीकल के द्वारा, एल्बियम 3 के द्वारा, इसमें आपको दिखाई देगा कि इसी का प्रयोग किया गया है और इसका वजन जो है 6100 किलोग्राम के आसपास है। कितना है वजन, 6100 किलोग्राम के आसपास है, लगभग 6 टन वजन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सबसे भारी क्षमता वाले भी उपग्रहों को अब भारत जो है अंतरिक्ष में ले जाने के लिए या पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए सक्षम हो गया है। तो अब यहाँ पे फिर डिमांड इसका बढ़ेगा, जो मैंने लाभ इसका बताया है वो सारे लाभ आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, ठीक ना। तो अब आप बोलेंगे कि आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, पहले तो PSLV GSLV का प्रयोग किया जा रहा था, एल्बियम का क्यों किया जा रहा है। इसमें भी एक फैक्ट है, भारत कुछ समय पहले से ही आपको पता है कि एक मिशन जाने वाला है, कौन सा, गगनयान मिशन, और इस गगनयान मिशन की तैयारी में जुट चुका है पहले से ही। अब इस गगनयान मिशन में ही इसी व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा, एल्बियम 3 का, किसका, एल्बियम 3 का ही प्रयोग किया जाना है। इसीलिए बार बार इस वर्ष भी आपने देखा 2025 में, 2024 में भी 22-23 में भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे इससे, और 2025 वाला जो है अभी जो लास्ट हो रहा है, दिसंबर तक तो लास्ट हो गया, तो 2025 में आपने देखा 2 सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ। उसमें से दूसरा जो सैटेलाइट है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लू बर्ड 2 करके है, उसका वजन 6100 किलोग्राम है। तो ये बार बार प्रयोग अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है, क्रायोजेनिक इंजन का या अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जा रहा है फ्यूल्स के रूप में, ताकि कैसे कम से कम फ्यूल्स में उसको ऑर्बिट में पहुंचाया जा सके और जो है ज्यादा से ज्यादा वजन के सैटेलाइट को ले जा सके, प्रक्षेपित कर सके वहां पे। तो इसके लिए इसका टेस्टिंग चल रहा है ताकि गगनयान मिशन में इसका प्रयोग करना है ना। तो सक्सेसफुल इसका टेस्टिंग हो गया कि नहीं, 2-3 सैटेलाइट जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, तो सक्सेसफुली इसका टेस्टिंग हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, इसके बारे में, जो ब्लू बर्ड 2 करके जो सैटेलाइट है, जो अमेरिका का सैटेलाइट है, भारत का नहीं है, लेकिन भारत ने लॉन्च किया है, तो यह सैटेलाइट किस लिए है। तो आपको पता होगा कि भारत में कितना तेज पकड़ता है नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, 4G 5G, आपको पता होगा कि सभी कंपनियों ने रिचार्ज भी महंगा कर दिया। अब इस पे भी हम लोग कभी बात करेंगे कि कैसे मोनोपोलिस क्रिएट हुआ, मोनोपोलिस के रोकने के लिए भारत में क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक संस्था है कि नहीं है, CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे। हालांकि वो सो रहा था उस समय, तो मोनोपोलिस क्रिएट हो गया, उसके बावजूद आप देखेंगे कि 5G और 4G बाजार में आ चुका है, पूरे मार्केट में छाया हुआ है, लेकिन उसका चस्का देने के लिए रिचार्ज जो है पहले 90 और 100 रुपया 150 रुपया में आप करवा लेते थे, वो अब 350 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, लेकिन 4G वो रिचार्ज तो बढ़ गया, मतलब रिचार्ज की जो है कास्ट है वो आप देखेंगे बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी देखिए, क्वालिटी आप जैसे ही 2 मकान 3 मकान अगर अंदर आप हो और जाएं, शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे नेटवर्क गायब हो जाता
है ना, और 5G की जगह पे 2G भी नहीं चल पाता है। तो ऐसी-ऐसी कनेक्टिविटी है। और मैं अभी कुछ समय पहले बताया हूँ कि स्टारलिंक के पर कैसे डिपेंडेबल हो गए हैं। तो भारत के लोग शुरू से ही, और कंपनियाँ भी यहाँ पे ऐसे हैं, जो शॉर्टकट है उसी पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करें उसके सहारे जो है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। आपको पता है कि वही लोग, वही कंपनी के लोग जो है भारत में सबसे टॉप 10 में जो है अमीर हैं। वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो उसमें भी जो है टॉप में अमीरों की श्रेणी में वो आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपना इन्वेस्टमेंट या रिसर्च नहीं करना है, वह मोनोपोलीज क्रिएट। अब एक ही कंपनी पर जब 5 लोग निर्भर हो जाएंगे तो मोनोपोलीज क्रिएट होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं बता रहा था कि ब्लू बर्ड 2 जो है, जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है एलवीएम 3 M6 के द्वारा, जो भारत के इसरो का जो है व्हीकल्स है ना, इसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है किस मतलब ऑर्बिट में, तो आप याद रखिएगा जो पृथ्वी का ऑर्बिट है ना, वहां पे किया गया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो 4G और 5G की कनेक्टिविटी, वीडियो कॉलिंग वगैरह, ये सारी चीजें कनेक्टिविटी से संबंधित यह जो है सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका का सैटेलाइट है, प्राइवेट कंपनी की सैटेलाइट थी। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें थी इसमें। बाकी सारी चीजों को तो मैंने बता दिया है, अगर छूटा होगा तो इसमें देख लेंगे हम लोग। ठीक ना, तो इसरो के द्वारा ये किया गया है। किसका क्या नाम है इसका? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, है ना। तो मैंने बता ही दिया कि जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है इसका क्या काम है। और देखिए मैं अभी बता भी रहा था, यूएस बेस्ड फर्म है जिसका नाम है एएसटी स्पेस मोबाइल, इसी के द्वारा यह बनाया गया था सैटेलाइट। और वह रिक्वेस्ट किया या पैसा दिया होगा, रिक्वेस्ट नहीं, पैसा ही, खासकर बिजनेस में देखेंगे तो पैसा चलता है, तो उसमें दिया होगा। और लागत थोड़ा सा कम आई होगी, तो भारत के जो इसरो के द्वारा जो LVM-3 M6 करके जो था सैटेलाइट, जो सॉरी रॉकेट जो था, लॉन्चर जो था, इससे लॉन्च किया गया। और इसरो के लिए भी जरूरी था। जरूरी कैसा था? एक तो क्यों कम मतलब कॉस्ट में, अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा हैवी हैवी रॉकेट जो है यूरोपियन यूनियन के पास भी था, एरियन 5 करके, एरियन 6 करके। फिर उसके पास क्यों नहीं गया? रशिया के पास क्यों नहीं गया? तो रशिया के पास जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन रशिया के पास है हैवी जो है रॉकेट। यूरोपियन यूनियन के पास था, लेकिन क्यों नहीं गया उसके पास? उसके कारण है कि कॉस्ट वाला जो कारण है वो है। और इसरो के पास जो है कॉस्ट कम है, लेकिन यह प्रयोग कर रहा है बार बार, किसके लिए? तो गगनयान के लिए। तो जब दोनों लोगों के पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है, और दोनों की जरूरतें होती है, तो वहां पे जो है समझौता हो जाता है। तो वही सारी चीजें हैं। तो एल्वियम 3 रॉकेट जो है, इसका जो है, इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है M6 करके। कितना वजन है? 6100 किलोग्राम, लगभग 6 टन से ऊपर जो है इसका वजन है। ठीक ना, सबसे ज्यादा जो है भारी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किस में किया गया है थोड़ा सा याद रखिएगा, LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया है। पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें क्या किया गया है, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक ना, लगभग 160 से 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास जो है आपको दिखाई देगा कि इसको जो है किया गया है लॉन्च। और इसमें देखा जाए तो वही मैं बता रहा था, क्रायोजेनिक स्टेज भी है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी इसमें दिखाई देगा। यह बार बार प्रयोग क्यों कर रहा है सेमी क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का? क्योंकि यह जो इंजन है इनका जब प्रयोग किया जाएगा तो इसमें जो फ्यूल्स है वो कम लगेंगे, और कम लगेंगे तो उसके जगह पे ज्यादा वजन का सैटेलाइट रखा जा सकता है। ठीक ना, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है इसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है बार बार। ठीक ना, उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि अभी कुछ समय पहले भी वन वेब सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 5700 किलोग्राम के आसपास। यही चीजें बता रहा था जो मैं आपको सारी चीजों को बताया हूँ। फिर 22-23 में भी लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा वन वेब मिशन। ठीक ना, उसके बाद से इस वर्ष अगर आपको दिखाई देगा तो इस वर्ष भी लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा जो है, यह इसरो के द्वारा 2025 में जो है यह LVM-3 के द्वारा, LVM जो है 3 के द्वारा, यह जो रॉकेट है इसके द्वारा दूसरा यह लॉन्चिंग है। इससे पहले M6 यह है, या इससे पहले M5 किया गया था LVM-3 के द्वारा ही। ठीक ना, तो एक तरह से यह क्यों किया जा रहा है, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपने समझा। मैंने बता दिया कि क्या उद्देश्य है, किसके लिए, मतलब यह क्यों जरूरी हो जाता है। तो यही चीजें हैं। यहाँ पे जाके लॉन्चिंग होता है, जियो सैटेलाइट एल्टीट्यूड होता है लगभग 35,786 किलोमीटर के आसपास। ठीक, तो ये आप साइंस टेक में पढ़े होंगे, तो वो और ज्यादा अंदर में नहीं जा रहा हूँ। और LVM-3 क्या है? एक रॉकेट है, लॉन्चर है, जिसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। ठीक, क्या लॉन्च किया जाता है? सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। ठीक ना, अब ये याद रखिएगा कि 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए यह सारी चीजें की गई है, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक ना, अब देखिए यह प्रश्न पूछ लिया था आपसे, प्रश्न पूछ लिया था, कब का है प्रश्न? ये 2018 का है। 2018 में प्रश्न पूछा था, विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यानी भारत का जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, जो रॉकेट है, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। पहला स्टेटमेंट दिया था कि PSLV लॉन्च सैटेलाइट, जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, वह सैटेलाइट जब लॉन्च करता है तो यूजफुल ऑर्बिट रिसोर्सेस
monitoring various GSLVs are designed mainly to large communication satellite and GSLV से जो GSLV जो रॉकेट है उससे जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है खास करके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाता है और उसमें बताया जा रहा था कि जो भी अर्थ रिसोर्सेज जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो सैटेलाइट है वो PSLV से लॉन्च किया जाता है। तो लाजमी सी बात है GSLV जो है यह ज्यादा ऊंचाई तक यह नहीं लॉन्चिंग हो पाता है, PSLV से ज्यादा ऊंचाई तक होता है। तो यह स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसके कारण जो है आपको दिखाई देगा चौथा और दूसरा तो गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना है, केवल एक स्टेटमेंट पकड़ में आ जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यू फ्रॉम द पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। अगर सेम पोजीशन पे वो रहेगा तो पूरे पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाएगा, पूरा सर्वे कर ही नहीं पाएगा। अभी ऊपर वाले अगर दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में है, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। तो ये भी मुख्य रूप से ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ, केवल ये, है ना। लेकिन अब जो है वह यूपीएससी पैटर्न बदल दिया है। अब वह ये वाला था तो एलिमिनेट कर किया जा सकता था आसानी से, लेकिन अब केवल 1, केवल 2, केवल 3 इस तरह का कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेट करना कठिन हो गया है, ठीक ना। लेकिन ये मतलब इस समय क्या होगा, आपको पूरा स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, जो अभी मैंने कुछ समय पहले पढ़ाया तो बताया, GSLV MK3 इस 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, नहीं 4 स्टेज नहीं है, थर्ड जो है स्टेज का ये है, ठीक ना। पहला क्या था, PSLV था, सेकंड जो है GSLV और थर्ड वाला क्या था, वह GSLV MK3 था, ठीक ना। तो यहीं पे स्टेटमेंट ये गलत हो गया तीसरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2015 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग। यह उस समय न्यूज में रहा होगा, ये इंडियन रिमोट IRS करके सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया था, उस समय न्यूज में था इसलिए दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 1, 2, 3, पहला, दूसरा और तीसरा, बाकी ये नहीं होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए कि 2015 का जो करंट अफेयर था उस समय चूंकि सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो उस समय के बारे में ये पूछा गया है, 2015 का है क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा अपने लेवल पर देख लेंगे। तो कैसा रहा है क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा मैंने प्रीलिम से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं, मेन से रिलेटेड जो भी चीजें इसमें आ सकती हैं, वो लाभ इसका क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है, कैसे और डेवलपमेंट किया जा सकता है। 1969 का एक समय था जहां पे देश में कोई भी सैटेलाइट जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स वगैरह कुछ नहीं थे, और आज देखिए इतने ही वर्षों में यह भारत जो है 2024 के अंत तक आते आते अपना 1वां जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च किया। विश्व के बहुत सारे देशों के संयुक्त रूप से सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ऑफर भारत के पास आता है, इसरो के पास। तो यह कैसा एक डेवलपमेंट रहा, कैसा एक स्टेज रहा, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है इसरो की पीढ़ी के बारे में, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कितना हेलो दोस्तों, नोट्सबुक IS आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें UPSC और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।